अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद मालिक। कल भी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आज भी, और पूरे मुल्क में एक ही मसला है, JIT बाद क्या होगा। 48 घंटे रह गए हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये केस आएगा। पहले ख्याल था कि हफ्ते वाले दिन यानी कि आज शायद फेडरल गवर्नमेंट या टू बी मोर प्रिसाइज प्राइम मिनिस्टर और उनके जो फैमिली है वो अपनी पिटिशन मूव करेंगे। वो DSNGs लगी नहीं, रिपोर्टर्स खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट आई कि स्पीकर नेशनल असेंबली याज सादिक साहब को फ़ौरन लंदन से वापस बुला लिया गया, जहाँ अपने कोई निजी दौरे वगैरह पे थे। दो बातें चल रही थी। ये आपको याद होगा, पहले एक नाम चलता रहा कि अगर प्रॉबेबल प्राइम मिनिस्टर रिप्लेसमेंट हुई तो याज सादिक बड़ा उसके ऊपर उनका नाम लिया जा रहा था। लेकिन अभी बात इसलिए की है क्योंकि अपोजिशन भी रिक्वेजिशन कर रही है नेशनल असेंबली के इजलास, तो उनको उनकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रा काबू करने के लिए, चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए बुलाया गया है? एक नेशनल नैरेटिव बन गया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या यही एक नेशनल नैरेटिव होना चाहिए। जबकि आज ये आपने देखा है कि जुमे वाले दिन कांग्रेस ने एक बिल पास किया है, बाई पार्टीजन बिल, जिसके अंदर कदगन लगा दिया गया है US की पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म की असिस्टेंस में। ये बहुत बड़ा इशू है। फॉरेन मिनिस्टर हमारा है नहीं, हमारे और भी बहुत से मसाइल हैं। तो क्या पूरा मुल्क कब तक मुतमहल हो सकता है? ये जो लॉक जैम हुआ हुआ है गवर्नेंस का, एक सब का। और ये भी बात करेंगे कि जो इतना ज़्यादा इस वक्त प्रेशर बन गया है, पूरी अपोजिशन एक साइड पे है, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे कितना प्रेशर ले पाएंगे प्राइम मिनिस्टर? क्या फ़ैसला जो भी अनाउंस हुआ है कि मैं नहीं हटूँगा, क्या वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी? और इसके लिए मैंने एक बड़े ही अपने दो अच्छे दोस्तों को भी बुलाया है। एक तो छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन आप सारे जानते हैं, अरशद शरीफ। आपको तो ऐसे ये कहती है रूलिंग पार्टी कि या साजिश हुई है बाहर से बैरूनी, और अंदरूनी साजिश अरशद शरीफ ने और एक दो लोगों ने किया है। इन्होंने सारा साल सिवाय पनामा के और कोई काम ही नहीं किया। मेरे ख्याल उसका क्रेडिट फिर मालिक साहब आपको भी देना चाहिए क्योंकि आप काफ़ी गाइड भी करते रहे हैं बतौर, जब से आप एडिटर हैं, हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो ब्लेम शेयर कर लेते हैं। अगर साजिश हुई है तो दोनों ने मिलकर, इसलिए कहते हैं रिपोर्टर को ना छेड़े, उल्टा आप पे डालते हैं। और साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त सुहेल बड़ाइच, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा और सुहेल का 80s से हम कुलीग्स थे, इकट्ठे हमने काम किया, सो हम भी कभी जवान थे। सुहेल, पहले एक आपसे बात शुरू करें। एक तो आपने कॉलम लिख दिया थोड़े दिन पहले, और द पार्टी इज़ ओवर, या भुट्टो साहब की बारी, वो जुमला चला था फ़ोन लाइन पे, द पार्टी इज़ ओवर, या वो उसकी पूरे मुल्क में बाज़गिश थी उस ज़माने में, एक पार्टी इज़ ओवर। एक सवाल बड़ा सिंपल दोबारा, इज़ द पार्टी ओवर? और सेकेंड, ये मुझे बताएं, जितना इस वक्त प्रेशर बन गया है, जिस तरह मैंने अभी बात की, हर चीज़ रुक सी गई है, सब कुछ, ये किस तरह चलेगा? मेरा ख्याल है कि पार्टी इज़ ओवर रिस्पेक्टेबल पॉलिटिक्स रिस्पेक्ट के लिए की जाती है, और पॉलिटिक्स में जब आप हाई मॉरल ग्राउंड से नीचे आते हैं तो फिर आपके साथी भी, आपके वोटर भी आपसे शिकायत को ना हो जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि बेस्ट ये था कि पहले या तो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता। आप JIT पे आपको इतराज़ था, आप इसके जो मेंबरशिप हुई थी, जब इसके लोग नॉमिनेट हुए थे, उस वक्त शोर मचाते, ना जाते, बाइकआउट करते, व्हाटएवर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते। अगर आपने पॉलिटिकल रूट यही इख्तियार करना था, उसको ना मानने का, तो उसका टाइम 60 दिन पहले था। अब जब ये सारा कुछ हो गया, आप खुद पेश हो गए, आप पे जिरा हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो आप कम से कम 2-3 महीने लेट हो गए। अब रिस्पेक्टेबल रास्ता यह है कि स्टेप असाइड हो जाए या जनरल इलेक्शन करवा दें। और जनरल इलेक्शन में फ़ायदा ये है कि अभी लोगों में वो बहुत पेनिट्रेट नहीं हुई, इतनी जल्दी लॉयल्टीज़ चेंज नहीं होंगी, इतनी जल्दी जो घोड़े हैं इंतखाबी वो नहीं छोड़ेंगे, और आप कुछ ना कुछ एक रिस्पेक्टेबल जो नंबर है वो लेके आए। सुहेल, एक सवाल है, बड़ा सिंपल सी मैथ्स है। आप इलेक्शंस बड़े कवर करते रहे, ठीक है ना, और हम भी उस ज़माने में जवानी में भी इसी तरह सुहेल को पूछो, इन्हें हल्के याद कीते हुए, आई रिमेंबर दैट टाइम, इंसाइक्लोपीडिया। एक बड़ी सिंपल सी पॉलिटिक्स है कि इस वक्त आप पंजाब में गवर्नमेंट है इनकी, सेंटर में इनकी मेजॉरिटी है। अगर ये ट्रांजिशन स्मूथ रहती है और एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होती, और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर कोर्ट खिलाफ फैसला भी देती है, और अगर आप सारे सिस्टम को नहीं छेड़ते, तो आप दूसरा प्राइम मिनिस्टर लाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है PMLN को, कि इनको किसी का वोट तोड़ने के लिए अगला इलेक्शन जीतने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ अपना वोट बैंक इंटैक्ट रख लें तो ये इलेक्शन जीतते हैं। इमरान को तो वोट तोड़ना पड़ता है, PTP इनका, PPP का,
PMLN का, तब उनकी गवर्नमेंट बनती है। ये बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है। तो क्या ये बातें डिस्कस नहीं हो रही, ये मशवरा नहीं दे रहा कोई? मेरा ये ख्याल है कि जो वोट बैंक है ना, ये 1 मिनट में अरोड हो जाता है क्यों, और इसकी बड़ी तेज़ी से कन्वेंशन लीग का हमारे सामने खात्मा हुआ, काफ लीग का हमारे सामने खात्मा हुआ, पार्टियां ये पीपल्स पार्टी। अगर आप अपनी मर्जी का दूसरा प्राइम मिनिस्टर तब तो रोड नहीं करेगा। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वो वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर होगा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ उसको एस्टेब्लिशमेंट दबा रही होगी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की उसको हर रोज़ एडवाइसेस होंगी। डिपेंड करता है कौन हो, जो भी होगा। अच्छा, जो भी होगा, ही विल बी द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर। वो कोई फॉरेन पॉलिसी पे डिसीजन ले सकेगा, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सकेगा, वो तो ज्यादा से ज्यादा। फॉरेन पॉलिसी तो आपका फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं, तो वो तो नहीं, चलो प्राइम मिनिस्टर तो बनाता था। साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा अच्छा सी, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या बताएं क्या? मैं आप इतने अच्छे अच्छे सवालात पूछ रहे थे, और सुहेल वड़ाई साहब से मेरे सीनियर भी हैं, लेकिन बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं एक डिफ़र करूँगा कि इलेक्शंस अब ऑप्शन चली गई। ये ऑप्शन वज़ीर आज़म के पास तब थी जब पनामा पेपर्स आए थे। उस वक्त वो कहते कि जनाब ये इल्ज़ामात आए हैं, सब कुछ छोड़ें, मैं एहतसाब के लिए जा रहा हूँ अवाम की अदालत में। उस वक्त आते, उस वक्त शायद ये जो अब इतना सारा चट्टा खट्टा खुल के सामने आ गया ना, और इसमें बहुत कुछ है माशाल्लाह से, उस पर आगे चल जाएगा। एक मिनट बात मुझे आप मुकम्मल करने दें। उस वक्त अगर वो करते तो जैसे गालिबन माल्टा का प्राइम मिनिस्टर जिसका ऑफशोर में नाम आया था, वो इलेक्शन करवा के वापस आ गया, कौम का बड़ा फैसला आ गया, तो वो उस वक्त हो गया। अब आप अगर इस वक्त इलेक्शन के लिए जाते हैं, जब 48 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा से ये JIT की रिपोर्ट लेके बैठेगी, तो अब आप वीकर विकेट पे होंगे। आप जाएंगे भी आवाम के पास, होगा कि अच्छा जी ये जो अब एक नारा पहले तो सिर्फ एक का था ना, अब उसने वो इमरान खान ने लगा दिया, पूरा टब्बर ही चोर है। और जब आप इसमें बैठ के देखते हैं JIT की फाइंडिंग में, वो आपको बाकायदा लगता है कि ना ये तो इतने अरसे से ये खाता चला आ रहा था। आज दानियाल ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दानियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मैं उससे सवाल कर लूँ ना, उसने कहा कि जी ये बड़ी बातें, और आई होप कि जैसा चैनल्स ARY है, 92 है, ARY का नाम लिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा, सुन लेना, उन्होंने कहा ARY 92 24 ये चैनल्स हैं जिनको आज ये सही चीज़ दिखानी चाहिए। दिखाते हैं। बड़ा वीक आर्गुमेंट है। इकामा का जिक्र किया, इकामा मोहम्मद मालिक ने लिया या सुहेल वड़ाइच ने लिया? चेयरमैन FZ कैपिटल FZ का मोहम्मद मालिक बने या सुहेल वड़ाइच या अरशद शरीफ बने थे जाके? दानियाल साहब ने जिक्र किया? नहीं किया। मसला ये है कि मियाँ साहब के इर्द गिर्द एक दरबारियों का जो है ना टोला, अपॉर्चुनिस्ट का टोला, वो बैठा है। अगर आपको याद हो, और सुहेल वड़ाई साहब भी शायद इस बात को जानते हो, कि जब पहली तकरीर मियाँ साहब करने जा रहे थे, इन दरबारियों के टोले ने कहा मियाँ साहब जाओ छा दो, वो क्या कहते हैं, फट्टे चुक दो। तो उस वक्त पंजाब हुकूमत में कोई अक्लमंद शख्स था, कोई एडवाइजर था, उसने कहा मियाँ साहब है ना करो। उस बंदे की बात नहीं मानी गई, सिर्फ एक बंदा था जिसने ये मशवरा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ? वो दुखी बंदा से मुल्क से बाहर है। अच्छा, मुल्क से बाहर है, जहाँ कहीं भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन मियाँ साहब ने वो बात नहीं मानी, और मियाँ साहब ने इजहार भी किया उस तकरीर में। अब मियाँ साहब ने जो कौम से 2 खिताब किए, पार्लियामेंट में आके कहा जी ये हैं वो जराए। JIT के सामने ये लोग जाते हैं, बाप का बयान बेटे से नहीं मिलता, बेटे का बयान बाप से नहीं मिलता, भाइयों के आपस में बयान नहीं मिलते, भाइयों के बहन के साथ बयान नहीं मिलते, चाचे के साथ बयानात नहीं मिलते। और ये सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हैं। जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो समदी साहब हैं, वजीर ख़जाना इसहाक डार, जो कहते हैं जी ऑडियो वीडियो पब्लिक होनी चाहिए। इन्हें चाहिए कल सुप्रीम कोर्ट में जाके अटॉर्नी जनरल से कहें या अपने वकील से कहें जी वो लाके अदालत में प्ले कर दें, और कौम को मजीद ट्रांसपेरेंटली पता लगे। जाके जवाब क्या देते रहे, जो कहते थे जी हम सारा हिसाब किताब देंगे। आपने तो पढ़ी है ना, आप एक पुराने एडिटर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, आपने खुद ये पढ़ी है। कैपिटल FZ के जब आप खाते यहाँ पे खोल के बैठते हैं, तो वहां पे आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस नजर आती हैं। उसी कैपिटल FZ से पैसा जा रहा है हसन नवाज को, उसी से पैसा जा रहा है आपके एक अलराजी बैंक है। अलराजी बैंक ने डिक्लेयर किया मियां नवाज शरीफ साहब ने? आज तक नहीं किया। उसकी यहाँ पे लगी हुई है $7.5 लाख हुसैन नवाज को जा रहे हैं, हुसैन से हिल मेटल जा रहे हैं, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से वापस मियाँ साहब को पहले वो जब प्राइम मिनिस्टर बने रेमिटेंसेज आ रही हैं, उससे पहले गिफ्ट है। 88% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ हिल मेटल वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को आ रही हैं, और रेगुलर आ रही हैं। ये कौन सा तोहफा है मोहम्मद मालिक साहब? मैं इस पे वापस आता हूँ। गलती होगी इसको बुला के, ये एंकर है, इसको इतना मौका नहीं मिलता बात करने का। आज तो अरशद शरीफ ने तो आज फटियां बन दी है। चलो अभी वापस आता हूँ। मुझे ये बताएं, जो अरशद ने 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट की। मशवरे, किसके मशवरे सुन रहे हैं, किसके नहीं सुन रहे। चौधरी निसार का भी आ गया, उन्होंने पूछा। चौधरी निसार एक पॉलिटिशियन है, दबंग सियासतदान है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मुशर्रफ दौर में खड़े रहे, पार्टी को डिफेंड करते रहे। अब एक वो बंदा जो आपके लिए जंग लड़ता सुहेल से एक बात पूछ लूं, वापस आता हूं। सुहेल, आप भी जानते हो मियाँ साहब को, बड़ार साहब ने कवर भी किया, यू इंटरव्यूड हिम मेनी टाइम्स एंड ऑल। मशवरा सुन रहे हैं,
और अगर सुन रहे हैं तो किसका सुन रहे हैं? ये चौधरी निसार भी पूछ रहे हैं, सारी दुनिया पूछ रही है, बिकॉज अभी तक जितने मशवरे हुए हैं वो मशवरा जिन्होंने एडवाइस किया जाके हुसैन नवाज को इंटरव्यू दो, गलत मशवरा। जो स्पीचेस की बात की, जो इसने बात की है अभी अरशद ने, मुझे नहीं पता उसको कैसे पता लगा उस बात का, वो एक एडवाइज़र ने कहा बिल्कुल सही मशवरा था, लेकिन उसको भी बिल्कुल कर दिया गया। फिर जो कंटेंट था स्पीचेस का, उसमें अपने आप पे सारा मलबा डाल लिया। अभी भी लगता है वही एडवाइसेस चल रही हैं। तो मियाँ साहब किसके सुन रहे हैं? अगर इजाज़त दें, मुझे ये लगता है कि जलावतनी जो होती है ना, ये हर एक पे असर डालती है, और मियाँ साहब पे इसके दो असरात हुए हैं। एक असर तो हुआ है बेगानगी का और लोगों पे अदम एतमाद का, और दूसरा इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है कि वो सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम देने लगे हैं। 4 से 5-6 घंटे वो फैमिली के साथ और बाकियों से डिस्कनेक्ट हो गया। ये सबसे बड़ी उनकी शख्सियत में जलावतनी के दौरान तब्दीली आई है। और अभी मैं रिसेंटली ताजिकिस्तान उनके साथ गया था, और उनसे जितनी गुफ्तगू हुई, मैंने पढ़ा था कॉलम में, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हकायक से बहुत दूर है। और मसलन उन्होंने कहा, और उन्होंने आपको कहा कि तुसी भी लग गए हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि सबको ये नज़र आ रहा था, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं कोई अंदर बैठ के सारा कुछ हुआ है, कि साफ नज़र आ रहा था कि JIT बन गई है, इनके जवाबात तसल्ली बख्श नहीं है, इनके खिलाफ फैसला आएगा, तो इसमें हैरानगी की क्या बात है। तो सबको साफ लग रहा था कि इनके खिलाफ ये सारा मामला जा रहा है। लेकिन ये जहाँ भी खड़े थे, इन हकायक से दूर, इनका ख्याल था कि हमें क्लियरेंस मिल जाएगी और हम अगले इलेक्शन में बड़े साफ शफाफ होकर जाएंगे। पता नहीं ये किसने इनको ये एडवाइस दी। बैड पॉलिटिकल एडवाइस, बैड लीगल एडवाइस, मेरा ख्याल है बैड एनालिसिस। हम हुक्मरान खानदान, ये वाला मसला है। वो जो गरूर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तकब्बुर है, इंपीरियल एरोगेंस ऑफ पावर। बिल्कुल, एरोगेंस ऑफ पावर। जब एरोगेंस ऑफ पावर आप पे आ जाए ना, फिर आप मशवरे नहीं सुनते, फिर आप समझते हैं जनाब अकल कुल मैं हूँ। और जिन एक्सपीरियंसेस का सुहेल वड़ाई साहब जिक्र कर रहे हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस का बैकलॉग, या पीछे मुड़ के देखिए मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, ओए पीछे कितने गए। और मियाँ साहब ने बाकायदा इसका इजहार भी किया था कि मैनू हमेशा कहते हो मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है, पीछे मुड़ के देखो तो कोई नहीं है। तो वो सारी इनसिक्योरिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं, साथ एरोगेंस ऑफ पावर भी। अब वो एरोगेंस ऑफ पावर जब ये आ जाए कि जी हम हुक्मरान खानदान और नारे आप हमारे जमहूरियत के, काम ऐसे तो नहीं चलता ना मालिक साहब। और ऊपर से मनी ट्रेल आपके पास मौजूद ना हो, कतरी की छतरी आपको चाहिए और सर छुपाने के लिए, वो कतरी की छतरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने छेद कर दिए, और यहाँ पे आके JIT में वो वाली चीजें भी निकल आई BVI से कि जनाब वो कैलिबरी फॉन्ट। अब कैलिबरी फॉन्ट, उस पर आर्गूमेंट बनाए जाएंगे, वो जी 2004 में आ गया था, और ये इतने जीनियसेस हैं कि 2004 में जो बीटा वर्जन है उससे ये डॉक्यूमेंट तैयार करने इन्होंने शुरू कर दिए। और यार बंदा CD ते चंगी ले लेंदा है कोई, वो अगर डिफॉल्ट उसमें 2007 में सेट हुआ है, कोई किसी अकल अच्छी लॉ फर्म ले लेते, इतने मिलियंस आपके पास है। एक किस्सा मुझे याद आ गया, शेयर करना बड़ा जरूरी है मशहूरों से, क्योंकि जुलाई का महीना है। 20 जुलाई की बात है, जिस दिन जस्टिस ज़ुल्फ़िकार चौधरी रीइंस्टेट हो गए। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उसी वक्त जुमे के बाद एक मीटिंग कॉल की, और उसमें तमाम टॉप ब्रास था। उसमें शौकत अजीज़ साहब भी थे, उसमें जावेद हामिद भी थे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, उसमें जनरल कियानी थे, वो भी थे, मोहसिन जो होते थे, मोहसिन हफीज़ जो उनके थे, और 2-4 और सुपीरियर ऑफिसर सारे। और वहाँ पे उठते बैठते साथ ही जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या मैं रिज़ाइन कर दूँ या मैं इलेक्शन करवाऊँ। अच्छा, अब इस पे प्रोज एंड कॉन्स पे सारे बात कर रहे थे, तो इन वॉक्स उस वक्त के बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर आ गए और अपने भाई के साथ अंदर आए। उन्होंने आते ही पूरा मजमा उठ दिया। उन्होंने कहा जी क्यों, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्यों रिज़ाइन करें, आपने गलत काम किया, क्या किया, आपके पास एक रेफरेंस आया, आपने रेफरेंस भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर व्हाट अबाउट इलेक्शंस, फिर हम इलेक्शंस का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप इलेक्शंस क्यों करवाएं, आप उनकी पिच पे क्यों खेल रहे हैं, आप उनकी TORs पे क्यों खेल रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने किया, एंड देन द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। क्या अभी भी सुहेल यही बातें चल रही है कि जो एक बैक ऑफ द माइंड में है और वो देखते हैं कि नहीं है, तो ये वही वाले मशवरे चल रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल ऑप्शंस, जैसे अरशद शरीफ साहब कह रहे थे, JIT बनने से पहले उनके पास एक और बड़ी दिलचस्प ऑप्शन थी, वो थी रेफरेंडम। ठीक है, कि वो रेफरेंडम में चले जाते, इलेक्शन की झंझट से भी आज़ाद होते और अवामी राय भी अपना फ्रेश ले लेते। वो नहीं करवाई गई। फिर था इलेक्शन का
की तरफ आप चले जाते, वो भी नहीं करवाई गई। तीसरा था कि आप JIT पर जो है अदम एतमाद कर देते, आप सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की रिक्वेस्ट करते। मतलब देयर वर सो मैनी ऑप्शंस विच वर लॉस्ट। लेड बैक अप्रोच रही। ऐसे लगता था कि लेड बैक अप्रोच है, जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिए जाते हैं जब आप किसी क्राइसिस में जाते हैं तो यू हैव टू टेक पॉलिटिकल। अरशद इसको लेट बैक नहीं कहता, अरशद ये कहता है ये एरोगेंस है। नहीं, एरोगेंस की एक और वजह भी है ना, ये एरोगेंस आती कहाँ से? एरोगेंस ऑफ पावर। मियाँ साहब एक जमहूरी आदमी है, वो और बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के जमहूरी बच्चे, लाडले बच्चे हमेशा से रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी भी। मुझे याद है मैं और रऊफ क्लासा लंदन में जब रिपोर्टिंग करते थे और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है सारा, 10 ड्यूक स्ट्रीट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मुशर्रफ के साथ जितने लोग हैं हम इनको कभी पार्टी में नहीं लेंगे। आज उनके मेन लीगल एडवाइजर्स कौन से, उन पे आप नज़र डाल लें। जो उन्होंने जनरल मुशर्रफ का हाल करवाया है वही हाल नवाज शरीफ साहब का भी करवा रहे हैं। और जो बात सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं, देयर वर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो आप पॉलिटिकली प्ले कर लेते थे, कर सकते थे। और अगर आप देखें जितने पॉलिटिकल लोग जिन्होंने उस वक्त स्ट्रगल किया वो सारे हो गए साइडलाइन पे, बशमूल चौधरी निसार साहब, उनकी वो बात सुनने को तैयार नहीं है। आज उनके मेन एडवाइजर कौन है? डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। वो गला फाड़ फाड़ के JIT के सामने नहीं मानूंगा, कतरी लेटर आया तो JIT नहीं मानेंगे, ऐसी थे ना। मेरा ख्याल बहुत दफा उन्हें मारा और गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। डॉक्टर आसिफ किरमानी का बैकग्राउंड क्या है, सियासी बैकग्राउंड क्या है? ये किरमानी के बेटे हैं। हाँ, उसके बाद और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का बैकग्राउंड क्या है? इस तरह के लोग जब मालिक साहब के दोस्त हैं, हमारे कॉलेज के दोस्त। अच्छा, फार्मेसी से होते हुए एंट्री कैसे हुई पावर कॉरिडोर? पॉलिटिकल DNA तो नहीं है। एंट्री कब हुई? सही है, इंटरिम गवर्नमेंट में। नहीं, वो मुशर्रफ गवर्नमेंट में वही उसके इंटरिम जो आगे उससे पहले के लोग, अगर आपके पहले वो डॉक्टर अशरफ के साथ आए थे, नसीम अशरफ के साथ, डॉक्टर नसीम अशरफ के साथ आए थे और उनके अंदर पॉलिटिकल सीट्स थे पहले वैसे। अच्छा, नहीं वो थे इसमें, वो कॉलेज पॉलिटिक्स में भी था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था, सब कुछ से वो सीट्स होते होते सारी वो पे एनर्जी में भी आ गए, मीडिया मैनेजमेंट में भी आ गए। मोहम्मद मालिक साहब, जब इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे और आप अपने सियासी वर्कर्स को जो आपके लिए खड़े हुए, जिन्होंने डंडे खाए, लाठियां खाए, उनको आप साइडलाइन करेंगे। एक मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि अब एक मोमेंटम बदलता नजर आ रहा है। आज रशीद रिजवी साहब ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी प्रोविंशियल बार्स वो भी एक पेज पे आ गई कि हम भी मोमेंटम शुरू करेंगे। तो ये जो एक बहुत शोर गोगा बनता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नाज़रीन, मैं जाने से पहले एक चीज़ आपको हल्की सी बता दूँ कि ये 13 सवाल से बात शुरू हुई। 36 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया JIT ने, जिनको बाकायदा बुलाया गया, जिसमें 18 मरकज़ी किरदार थे। 4061 पेजेस की ये रिपोर्ट है इनकी सारी, और इससे भी एक अभी वॉल्यूम गायब है। ये सिर्फ आपको अंदाज़ा दे रहे हैं कि ये कितना बड़ा एक बिखेरा सा पड़ा हुआ है। और इसमें मैं अभी 547 नहीं पड़ा हुआ मालिक साहब, और 500 काम हुआ है इस पे। आप मुझे ब्रेक ले लेने दें। और 547 सफ़े तो सिर्फ जजेस के फैसलों के हैं। जस्ट टू गिव यू अ थॉट। अभी ब्रेक के बाद 12 मिलते हैं। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सुहेल, जाने से पहले मैंने यही सवाल किया था कि लॉयर्स मूवमेंट भी अब मोमेंटम पकड़ती जा रही है। अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि जुडिशरी और फौज, JIT, इस पे तमाम लीडरान के सीनियर वो उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जुडिशरी पे इंडायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि जी किस तरह बनी, तो ये तो जुडिशरी ने बनाई थी, ये आपकी JIT थी। तो अब आप कहते हैं कि किसी साजिश के तहत बनाई गई, ख़ास लोग डाले गए जो हमारे मुखालिफ थे, चुने गए। तो यूर एक्चुअली टारगेटिंग, आप जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि साजिश और ये धरना 3, ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही वक्त के साथ होती है, वो काम नहीं करेगी, इसलिए वो तो आपके साथ पॉलिटिकल फोर्सेस अलग खड़ी हुई हैं। अब लॉयर्स मूवमेंट भी इस पर शुरू हो गई है। आपको लगता है कि ये जो सा एनवायरनमेंट एक बन गया है, इसको अगर डिफ्यूज़ कर सकता है तो वो रूलिंग या प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं या रूलिंग पार्टी कर सकते हैं? मेरा इसीलिए मैं, और असल सवाल जो मेरा साथ में आपसे पूछता हूँ, क्या इस पार्टी के DNA में है कि ये एहतजाजी तहरीकें चलाएं जो धमकी हैं? वज़ीर तो 2-4 शोला भी आए, हमारे दोस्त हैं ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह। क्या पार्टी का DNA है एहतजाज का? पहले तो मैं ये आखिरी हिस्से का ये जवाब दूं कि बिल्कुल नहीं है। PMLN की जो फॉलोइंग है वो बिज़नेस मिडिल क्लास है, जो कि नवाज़ शरीफ के साथ है
लेकिन वो चाहते हैं कि ये फ़ौज के साथ ना लड़े, कि किसी फड्डे में ना पड़े, हमारा बिज़नेस चलता रहे, बिज़नेस को अपॉर्चुनिटी मिले। वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं माया वाले, और इलेक्शन वाले दिन जाके नवाज़ शरीफ को वोट डाल देते हैं। उनकी नवाज़ शरीफ के साथ जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो इस हद तक है। अगर उन्हें कहा जाए कि आप जनाब जलसे में आएँ, आप जनाब आके तहरीक चलाएँ, वो तैयार नहीं है। दूसरी बात, अभी अरशद शरीफ साहब ने कहा था कि इलेक्शन का टाइम गुजर चुका है। मेरा ये ख्याल है कि नहीं, सलूशन जो है वो सिर्फ इलेक्शन है। अगर आप एक साल मज़ीद इसी तरह चलते हैं तो ये सारा क्राइसिस एक साल मज़ीद चलेगा, मुल्क स्टैंड स्टिल होगा, अपोजिशन नारे मारती रहेगी, हुकूमत कमज़ोर रहेगी और पाकिस्तान जो है वो सफ़र होगा। अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो पोटेंट होगी, मजबूत होगी, वो नई पॉलिसियों के साथ नहीं। लेकिन अगर मैं केस खत्म हो जाएगा, नहीं केस चलता रहेगा, नहीं केस चलेगा जी, केस तो चलेगा। मुझे एक मेरा बात नहीं, मैं अगर PMLN गवर्नमेंट हूँ तो मेरा नैरेटिव डेवलपमेंट का है। मैं कहता हूँ मैं CPAC को लाया हूँ, मैं कहता हूँ मैंने इतनी डेवलपमेंट की है और इकॉनमी के भी पॉजिटिव साइंस आए हैं, मैंने न्यूक्लियर धमाका किया, सब कुछ मैंने किया, मेरा नैरेटिव डेवलपमेंट का है। लेकिन इस वक्त मुल्क में नैरेटिव करप्शन का बना हुआ है। अगर मैं इस वक्त इलेक्शन में जाता हूँ तो मैं तो फिर डिफेंड ही करूँगा बॉल को सारे शहरों में, ख़ास तौर पर जैसा कहते हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स बनती देहातों में, गिरती शहरों में। तो अगर ये एजुटेशनल मोड में मैं किस तरह लड़ूंगा? फर्ज करें अगर आप एक साल बाद इससे भी बुरी पोजीशन में हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको सज़ा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने नाहल करार दे दिया, आपके फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए, आपकी हुकूमत फॉरवर्ड ब्लॉक की पॉसिबिलिटी बताएं क्या है? ये एक मफरूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा? नहीं, ये अंदाजा है कि इंफॉर्मेशन है। नहीं, ये तारीख का शऊर है कि माजी में इसके लिए किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक को चौधरी निसार वगैरह का कुछ ऐसा शख्स लीड करेगा? उस वक्त कोई भी नया लीडर बन जाएगा, किसी को पता था? लेकिन माजी में फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाए गए हैं, बना कभी भी नहीं है, बनवाए गए हैं। तो आप क्या समझते हो फिर अभी भी बनवाया जाएगा? कुछ बनाए जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, लोग तैयार होते हैं और थोड़ा सा थापड़ा मिल जाता है, बस ठीक है। मेरिट्स ऑफ द केस, साजिश पे ना बात करना, आप कर लो, फिर उस पर आ जाते हैं। शुरू आपने साजिश पे किया। हाँ। और साजिश में आप भी शरीक हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे। हाँ, साजिश में मैं, मोहम्मद मालिक, सुहेल वड़ाई, जिन्होंने अपनी किताबों में उस मेफेयर फ्लैट्स में जाके इंटरव्यू किए थे और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारे हम सारे मुश्तरका तौर पे शरीक हैं। और वो आम तौर पे ये होता है कि जो बेचारा दुखी होता है ना, तो सारे ही लगते हैं। मैं सारे मुझे बाहरों देखे, मैं बाहर से देखा कि बाहर सारे मुझे मार रहे हैं। वहां से रिपोर्टिंग भी नहीं की कभी? नहीं, अंदर नहीं गया, अंदर के जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था, नहीं बाहर से देखा था, अंदर नहीं गया, उस वक्त भी हो रहा था ना। साजिश मोहम्मद मालिक साहब, अगर आप ये पढ़ें, अल राजी बैंक का ट्रांसफर ऑफ सऊदी अरेबियल रियाल 7.5 लाख फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये साजिश उस वक्त हुई थी जब ये अकाउंट अल राजी बैंक में खोला गया और आपने अपने इलेक्शन जो असासे हैं डिक्लेरेशन, उसमें आपने इसका जिक्र नहीं किया। कहीं जिक्र आपको नजर आया? अगर आया है तो अब भी दानियाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठें, आधे घंटे बाद आके कहें। बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो सकती, इसको कहते हैं छुपाना। ये सिर्फ असासे छुपाना। और यहाँ से ट्रेल किधर जा रहा है? मेफेयर फ्लैट तक लिंक हो रहा है, इसहाक डार से HDS से लिंक हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर। और एक और ये बड़े मजे की चीज मुझे मिली है, $10 मिलियन। शेख सईद को आप भी जानते होंगे, मैंने काफी जिक्र सुना है आपसे, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। ये क्या है? कॉलब्रुक अंग्रेजी भी आपकी अच्छी, ये हाईलाइटेड ही अगर पढ़ दें मुझे। साजिश ये थी कि यहां से ये $10 मिलियन जो है ना, ये भी हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के लिए आ रहे हैं। ऑफशोर कंपनियों का पूरी दुनिया में जाल है। अभी तो सिर्फ मेफेयर अपार्टमेंट और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड खुला है ना, ये क्या है? ये मुझे बताएंगे आप? अच्छा, आपने जो आपने हाईलाइट किया, आपने लिखा हुआ कोलब्रुक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, अ सेंट विंसेंट कंपनी हैविंग एन एड्रेस फलाना फलाना फलाना, इन लॉफुल मनी ऑफ द pay in lawful money of the United States of America the principal sum of $10 million and no cents. $10 million. हाँ, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये सारा ये साजिश तो ये है ना कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका मनी ट्रेल बता देना। ये हमारा जायज पैसा था, यहाँ से कमाया था हमने। आपने सिर्फ एक झूठ बोला। कहते हैं कि आप हमें, वो कहते हैं आप हमें एस्टैब्लिश करें, हमारे पे कोई स्पेसिफिक चार्ज लगाएं, हमें। मोहम्मद मालिक अभी यहाँ से निकल के जाए या सुहेल वड़ाई निकल के जाए, पुलिस वाला आपको रोक लेता है कि जनाब ये गाड़ी चोरी की है, थाने में बंद कर देता है, आपको ले जाता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके। आप कहेंगे यार मेरे घर पड़े हैं, मैं ला के दे देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, आपकी गाड़ी छूट जाएगी, नहीं तो गाड़ी आपकी हो जाएगी जब्त। यहाँ पे अयान अली को आपने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर
अदालतों में आपने अरेस्ट कर लिया, बेचारी बेल के लिए चक्कर खाती रही। डॉक्टर आपको भी सिर्फ अयान अली का दुख लगा? क्यों नहीं उसका दुख है, क्योंकि वो सिर्फ बेचारी एक खातून थी, एक मॉडल थी, और वो अपनी रोजी वगैरह कमाने के चक्कर में कि किसी के कहने पे $5 लाख अगर लेके जा रही है, उसको तो आप पकड़ के कर देंगे बंद, वो बेचारी खाती रहे अदालतों के चक्कर। डॉक्टर आसिम पे क्या केस है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। डॉक्टर आसिम की बेल नहीं हो रही, अंडर इंटेरोगेशन। यहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपके पास अनअकाउंटेड फॉर चीज आ गई है, और आप कह रहे हैं कि जनाब हमारे खिलाफ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त हुई जब 1993 में इन फ्लैट्स में आपने रिहाइश शुरू की, पोजेशन आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी 1993 से हम उन घरों में रह रहे हैं। तो बता दें जनाब, मनी ट्रेल आज दें, आप सब पूरी कौम कहेगी कि जनाब हमारा वजीर आजम सादिक और अमीन है। क्यों नहीं दे रहे आप ये? अच्छा, मुझे आपको किसने कहा साजिश करने का? किसने कहा आपको कि जी कतरी खत पेश कर दें? अब वकीलों के कहने पे आप नए ड्रामे शुरू करने लगे हैं। उन्होंने तो करोड़ों रुपए फीस लेके फिर साइड पे हो जाना है, और आप बहुत ज्यादा वाकयात जानते हैं वकला के कि ना मियां साहब कोई गल नहीं, निकल जावांगे। वहां पे लाके कतरी खत आपके वकील आपको बुखारी ने नहीं कहा था इमरान के केस में कि जी मौकल हारता है, वकील तो कभी वकील तो हारता ही नहीं है। वकील ने अपनी करोड़ों की फीस लेनी है, एक अच्छी तगड़ी पार्टी आपके हाथ आ गई है, चलो जी बकरे को ज़िबा करो, जितनी फीस निचोड़ सकते हैं निचोड़े। किसने कहा था कतरी खत आपको पेश करने का? वो साजिशी आपने देखे अपने आसपास कि जिन्होंने मशवरा दिया? यार बंदा अगर फंस ही गया है किसी केस में, इतने आपके पास मिलियंस हैं, कोई अच्छी सी लॉ फर्म हायर करते, कोई अच्छी तरह से जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते जो पकड़े ना जाए, कोई फॉन्ट इस तरह का इस्तेमाल कर लेते जो कि बाद में पकड़ा ना जाता। तो साजिशें वो की हैं। मियाँ साहब को चौधरी निसार ने सही कहा था, अपने आसपास देखना चाहिए, और जो लोग मियां साहब के लिए कुर्बानियां देते रहे, जो उनको सही मशवरे देते रहे, और एक वो जो एरोगेंस ऑफ पावर होती है ना, उसमें यह भी होता है कि आपके पास दरबारियों का जब इतना सारा आ जाए ना, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जैसे लोग आपको जनरल मुशर्रफ के पास, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के आसपास आके उनको लीगल एडवाइस देकर फंसाया था, वही आपके लीगल एडवाइजर्स में जरा नजर तो दौड़ाएं कौन कौन से लोग बैठे हैं, वही आपको उस अंजाम तक लेके जा रहे हैं। अभी भी आप अपने पुराने साथियों से रुजू करें, शायद कोई अकल का मशवरा आ जाए। मैं अभी आपसे इसके मेरिट्स पे आऊँगा। सुहेल, दो बातें। मैं सुहेल की हमेशा जजमेंट ऑफ कैरेक्टर का बड़ा मुतारफ रहा हूँ। ही इज़ वेरी गुड एट जजिंग पीपल। किसी ने थोड़े दिन पहले मेरे से कोट किया कि चौधरी निसार ने किसी को बैठ के कहा कि अमंग्स अदर थिंग्स कि मुझे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अगर मैं आजकल मियाँ साहब से बात करता हूँ या कोई बात करने कुछ, उनको लगता है कि शायद ये कोई अपनी गेम लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपने भी कहा एक कट ऑफ हो गया। तो क्या इस सिचुएशन में क्या प्राइम मिनिस्टर एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं? ये जो डिफाइंस का अब उनका उस दिन भी तालियाँ बजी, सब कुछ हुआ, ये क्या है कि ये बंद गली का अब रास्ता क्या? पॉलिटिकल रास्ता है, मुझे बताएं। आप भी सारे प्लेयर्स को जानते हैं, ज़रदारी प्लेयर हैं, इसमें बाकी लोग प्लेयर हैं। इस वक्त पॉलिटिकल रास्ता क्या है? और अगर किस तरह एक इसको आप कहेंगे कि एक पॉलिटिकली बाइज्जत एग्जिट भी हो जाए, ये ना लगे को आपको पता है इमरान खान ने भी नाचना है, सबने शो डालना है, वो जी टाले वो भी शायद होगा ईगो का। क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल पॉलिटिकल वे आउट है इसमें? देखिए जी, दो रास्ते हैं अब भी। एक तो रास्ता है वही वाला कि फॉरेन इलेक्शन करवाए जाएं और बतौर आम शहरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, तो कुछ मॉरल ग्राउंड गेन करेंगे, मजलूमियत हासिल करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि अपनी फैमिली के अलावा अपने किसी बाएतमाद आदमी को, और मेरी नज़र में ऐसे आदमी को जो कि मुल्क के बाकी अदारों के लिए भी काबिल कबूल हो, जो इनकी जाके बात कर सके, उसको प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर मैं आपको एक नाम फेंकूँ जो इस्लामाबाद में बड़ा चल रहा है इस वक्त ख़ास सर्कल्स में, कि जी अयाज सादिक बड़ा पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि स्पीकर नेशनल असेंबली भी हैं उनका अपना हल्के में, इसके अलावा कोई पार्टी में उसना नहीं है। अगर जस्ट मफरूज़ा हाइपोथेटिकल पे बात कर रहे हैं, डज ही लुक लाइक अ वाइबल कैंडिडेट टू यू? अयाज सादिक साहब चौधरी निसार अली के भी दोस्त हैं, और HSN कॉलेज से एक दूसरे को ये लोग जानते हैं, और जेंटलमैन है वो, उनकी शोहरत एक जेंटलमैन की है, और उनसे कोई ख़तरा नहीं है कि कल को कोई वो मियाँ नवाज़ शरीफ की जगह संभाल लेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि अगर तो वाई मॉडल या वो मॉडल ममनून हुसैन मॉडल बनाना है, तो वो मेरा ख़्याल है कि नहीं चलेगा। वो एक बुरी चॉइस होगी, क्योंकि वो एक वीकेस्ट गवर्नमेंट होगी, और ना वो इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकेगी, ना मियाँ नवाज़ शरीफ को रिलीफ दे सकेगी, बल्कि मंसूबे भी मुकम्मल नहीं कर सकेगी। CPEC भी हाथ से चला जाएगा। और अगर कोई रिस्पेक्टेबल आदमी होगा जिसकी इस्टेब्लिशमेंट में, दूसरे अदारों में इज़्ज़त होगी, चाहे वो इतना वो 100% लायल ना भी हो, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ आपकी बात सुने, आपको रिलीफ लेके दे, वो बेहतर चॉइस होगा, क्योंकि उसको भी फिर स्टेक होगी
कि मैं जनाब अगर मुस्लिम लीग नून को बचाता हूँ, मैं हुकूमत को 1 साल कामयाब करता हूँ, तो मुझे शायद आइंदा भी मौका मिलेगा। आप कह रहे हो कि वो मॉडल बन जाए इस तरह आसिफ जरदारी का मॉडल था कि वो साइड पे बैठे हुए और पावरफुल और प्राइम मिनिस्टर को पावर्स दी हुई, डे टू डे रनिंग वो करें और स्ट्रेटेजिक लार्जर पिक्चर वो चलाए। बिल्कुल। क्या मियाँ साहब में वो टेम्परामेंट है जो आसिफ जरदारी का ये करने का टेम्परामेंट था? अगर अपने भाई शहबाज शरीफ को उन्होंने इख्तियारात दिए, पंजाब का चीफ मिनिस्टर पावरफुल बनाया, आप पीछे बैठे रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये भी जुर्रत करें। और अगर नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ तो गहरी खाई है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हैं, अदालतों से लड़ते हैं और इतना लेट लड़ते हैं कि जब सारे फैसले हो चुके हैं, तो उसका उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। क्या मतलब सारे फैसले हो चुके हैं? इसका जुमले का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है, लोडेड जुमला है। नहीं, लोडेड जुमला ये है कि आप JIT जब बनी तो आपने उस वक्त को ये अच्छा ये वाले प्रोसीजरल फैसले मैं क्या शायद कहीं और आप कह रहे हैं फैसले हो चुके हैं। नहीं, वो तो जुर्रत नहीं है मेरी। दिल से तो नहीं है का? नहीं, दिल से नहीं। अच्छा ये बताएं, अभी जो आज दानियाल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाकियों की भी थी, इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि जैसे 13 सवालों में से शायद 4-5 सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर कोई जान है, कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी में अगरचे चुनाचे और बड़ा लंबा मुझे लफ्ज़ आज कह रहे थे बार बार, आई रोट इट डाउन, मैं भूल गया वो लफ्ज़ क्या था। 90% मफरूजा एक कर लेते हैं, 90% JIT की रिपोर्ट गलत है मोहम्मद मालिक साहब, मफरूजा अगर, हालांकि 100% दुरुस्त है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, सीम्स तो कर लेना आप, जो अब वो सीमलेस रिल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज जैसे आर्गुमेंट एक सुप्रीम कोर्ट में भी इनके वकील ने, रिल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो ये वो रिल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज शुरू होने से पहले ब्रेक ले लूं, सफात मिसिंग थे ना, ये वो सब मिसिंग सफात अब इसमें आ गए हैं JIT में सामने। माय प्रोड्यूसर इज किलिंग मी, ब्रेक ले लेते ताकि अनइंटरप्टेड। और आप बात करने लगते हैं ना, ये सज्जाद भट्टी साहब जान के मेरा ख्याल आपको मिले भी लग रहे हैं। प्लीज स्टे विद अस फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हाँ शायद ब्रेक से पहले बात हो रही थी, मैंने कहा कि एक परसेप्शन ये बन रहा है, एक तरफ की बात सुनते हैं तो एक एक्सट्रीम लगता है कि ख़त्म, JIT ने बस सब उड़ा के रख दिया। जब हम दूसरी साइड की बात सुनते हैं तो ये लगता है कि नहीं, बड़े इफ्स एंड मेबीज एंड बट्स हैं। दूसरी साइड की आप बात सुनते आ रहे हैं 4-5, जब वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा कौम से खिताब किया था वहाँ से फंसना शुरू हुए, उसके बाद लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, अगर उसी बात पे चलते तो आज ये वाली नौबत ना आती। अब JIT ने जो काम किया, उसने काम क्या किया, 13 सवालात थे, उसमें 13 सवालात में था मनी ट्रेल, जिसमें हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के थे। अब जब हिल मेटल के मामलात खुले तो सुहेल वड़ाई साहब ने मशवरा दिया था कि पहले रिज़ाइन कर देते तो आज ये वाली नौबत ना आती। अब हिल मेटल जो है वो आपकी लिंक्ड है कैपिटल FZ के साथ, जिस पे आपने इकामा लिया हुआ था, जिसमें आप पैसे भी भेज रहे थे, हसन को भी भेज रहे थे, फिर हुसैन को भी आ रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है कि 10,000 दिरहम आपकी तनख्वाह है। अच्छा, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सीरियसली, मैंने बड़ा सोचा है ये इकामा क्यों क्यों कोई एडवाइस करेगा, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो वीज़े के लिए, पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर पावर के वजीर आजम को वीज़े के लिए इकामे की ज़रूरत है। चलें, आपकी ये वाली बात भी मान ली कि जी 10,000 दिरहम आपने नहीं लिए तनख्वाह कभी, कि जी साबित कर दें। हुसैन नवाज ने कहा इसका मतलब है कि आपने UAE अथॉरिटीज़ के साथ भी फॉर्म भरते हुए झूठ बोला, या आप अकाउंट फजिंग वहाँ पे भी कर रहे थे कि 10,000 दिरहम आपने वहाँ पे भी गलत लिखे हुए। अब इसमें आप क्या जाए, एक झूठ की दास्तान है। एक तो वो अली बाबा 40 चोर और अल्फ लैला हज़ार दास्तान, वो हम बचपन में सुना करते थे, या उम्र यार की जंबील की अब बात हम जो ब्रेक में कर रहे थे। ये पनामा वो मामला है, आप खोलते जाए निकलती आती है। आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ इसमें, एक सिंपल लॉजिक बताएं, हिसाब थोड़ा बहुत आता है। $2.1 मिलियन में से 1.5 मिलियन आप निकाल दें डॉलर्स। अब एक कंपनी जो लॉस में जा रही है 2015 में 1.5, उसने लॉस 1.5 मिलियन डॉलर, ये पता नहीं पाकिस्तानी रुपए में कितने करोड़ों रुपए बनेंगे। 1 मिलियन का मतलब है ना 1.5 मिलियन डॉलर, इसको आप 15 लाख डॉलर, उसको जरब दे दें 100 से। अच्छा, इतना लॉस है उस कंपनी का 2015 में। वही कंपनी आपको 2.1 21 लाख डॉलर, 21 लाख ही बनेंगे ना मेरा हिसाब, ये इतनी बड़ी 2.1 मिलियन, हाँ 21 लाख इतने आपको वो भेज रही है, पैसे भेज रही है। कहां से आ रहा है ये? फिगर फजिंग नहीं है तो क्या चीज है? इसको भी छोड़ दें, आप आगे हैं। सज्जन जिंदल आता है,
सीक्रेटली आता है, मरी में मुलाकातें होती है, कलभूषण का सारा मामला होता है। आपने वजीर आज़म से कभी नाम नहीं सुना कि जनाब ये होगा। सज्जन जिंदल पे पार्लियामेंट में सवाल नहीं हुआ। ये पढ़ लें जी, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंडियन कंपनी से आप चीज़ें मंगवा के लगा रहे हैं। एक तो आपकी शुगर मिलों में इंडियंस आके काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में जो आपके वो तो खाली इनकी तो नहीं है, वो तो सारे लगवा रहे हैं। ये हिल मेटल मेरी है या मोहम्मद मालिक की है जिसमें ये इंडियन सारी सामान आ रहा है, और ये भी मिलियंस का होगा सामान, कोई छोटा मोटा सामान नहीं है। ये 4 इंडियन कंपनीज के लिखे हैं। तो क्या ये वजह? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा वजीर आज़म, आपकी जो मर्जी पॉलिसी हो, प्रो इंडिया हो, अच्छे होने चाहिए ताल्लुकात, लेकिन अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा नेशनल सिक्योरिटी के मामला पे, तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि जनाब ये इंडियन कंपनीज के साथ आप डील करें। इस वजह से आप संजय जिंदल से मुलाकातें कर रहे हैं, जो आपकी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया खबरें लगाता है या इंडियन चैनल्स पे आके लोग कहते हैं जी हमारी इन्वेस्टमेंट है नवाज शरीफ साहब पे, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट है नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की कंपनीज में, जिस वजह से कश्मीर को आप इंटरनेशनल लॉबिंग के लिए आप ऐसे लोग भेज देते हैं जिनको अपना मुकदमा नहीं लड़ना आता। ये वो सवालात हैं जिसका हमें जवाब चाहिए, और जमहूरियत में जवाबात मिलते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। ये साजिश मैंने या मोहम्मद मालिक या सुहेल वड़ाइते नहीं की कि ये वाली चीजें हम छुपा के बैठे रहें, और अब JIT में ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं। सुहेल, आपके ख्याल में कितना टाइम अब है प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ा फैसला करने का कि क्या, और अगर इस वक्त वो ये फैसला करते हैं, लेट्स से हम एक डिस्कस कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, कॉन्फ्रंटेशन तो है ही सामने, अगर कॉन्फ्रंट करते हैं फिर जो भी होगा वो तो फिर वाकयात। एक छोटी सी इजाजत के साथ, हाँ। जो वाकया हुआ था ऑयल टैंकर वाला, उसकी जो रिपोर्ट आई है आपने पढ़ी है कि ऑयल टैंकर उलट गया, उसके बाद वो सुइयां मार रहे थे उसमें मजीद तेल निकालने के लिए, और फिर आग लग गई, और जब आग लगी तो उसमें कोई भी नहीं बचा था। ये बड़ी खौफनाक मैं ऑयल टैंकर की मिसाल, बड़ी एनालॉजीज अब खौफनाक ड्रॉ कर रहे हैं। ये रियलिटी है, फैक्ट बेस्ड, ऐसा नहीं हुआ आपने रिपोर्ट निकाल के पढ़। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मैं कहता हूं कि अगर 2 ही रास्ते हैं ना, एक कॉन्फ्रंटेशन का है और एक जिस हम बात कर रहे थे कि कैसे निगोशिएटेड हो, और ये सारे रास्ते अब रुकते हैं जाके वज़ीर आज़म हाउस में, बिकॉज एक ही शख्स के फैसले हैं वो कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं। आपके ख्याल में कितना वक्त है अगर प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल मेरा सवाल हाइपोथेटिकल, मंडे से पहले अगर प्राइम मिनिस्टर इंडिकेट करते हैं कि अच्छा मैंने बहुत सोचा है, मुल्क में बड़ा सख्त एक रिफ्ट आ गया है, बिल्कुल सब कुछ रुक गया है और मैं अभी स्टेप डाउन कर रहा हूँ, आपके ख्याल में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा क्या? अब उसका भी टाइम गुजर गया। मेरा ख्याल है कि अगर मंडे से पहले फैसला कर लें तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे लगता यूँ है कि ये काम मंडे से पहले अब नहीं होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखना चाहते हैं, और प्रोसीडिंग देख के इसके ऊपर किस तरह से प्रोसीडिंग चलती है फिर फैसला करेंगे। और जिस तरह से बयानात आ रहे हैं वो बड़े ही गैर सियासी बयानात हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। देखें, जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं जिस तरह मियां नवाज शरीफ हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें बड़े फ़ैसले करने चाहिए, और बड़ा फ़ैसला ये है कि अपनी जो पार्टी है, अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको बचाएँ। अगर उनकी पॉलिटिक्स ही ना बची तो दौलत, शोहरत, अज़मत सब कुछ जाएगी। हाँ, अगर पॉलिटिक्स बच गई तो ये सब भी बच जाएंगे। लेकिन एक खौफ भी होता है थर्ड वर्ल्ड मुल्क में, हमारे से ममालिक में, कि अगर मैं पावर से पीछे हट गया तो फिर तो बिल्कुल ही और भी मेरे पीछे सारे फ़र्ज़ करें क्या होगा अगर वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, क्या होगा? जेल चले जाएंगे, कैद हो जाएंगे, सज़ा हो जाएगी। हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि ये फिर इसका एक रिवर्स गुजरे में है। हाँ नहीं, इसका रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। अगर वो पॉलिटिक्स ही प्ले करने का फैसला कर लें तो कल को पता नहीं क्या होगा। कि अब सवाल ये अगली गवर्नमेंट कैसी होगी, वो इनसे भी बुरी आ जाए, ठीक है, इनसे अच्छी आएगी, उसकी गवर्नेंस कैसे होगी, सिस्टम कैसे चलेगा, ये बड़े सवाल हैं। एक चीज़ बताएं यार, हम लोगों का स्टेक नहीं है सिस्टम में सिवाय एस पाकिस्तानी। हाँ ठीक है, कि मुल्क के साथ क्या होगा। इनके साथ प्राइम मिनिस्टर का खुद पॉलिटिकल स्टेक है, इनके साथ लोग बैठे हुए हैं जो 5 बारी पार्लियामेंट में आए हुए हैं, सियासत समझते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं। फिर ये बात क्यों नहीं, कि अगर कितनी कॉमन सेंस ही इतनी सीधी बात है तो क्यों समझ नहीं आ रही कि ये हम दीवार के साथ, आप दीवार की तरफ जा रहे हैं 100 मील की रफ्तार से और क्लैश होगा, एक बहुत खौफनाक क्रैश हो सकता है। बकौल अरशद के सुइयाँ मार रहे हैं तो अब धमाका हो सकता है। ये क्यों समझ नहीं आ रही? तो मिसाल उस ऑयल टैंकर की थी। नहीं, आपकी मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ऐसी गलत समझे। थैंक्स फॉर एडमिशन। मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली सेंस विल प्रिवेल। मुझे अब भी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ दोनों इतनी जो यूँ समझें कि इतनी देर नहीं लगा सकते ये हक़ाइक़ समझने में। उन्हें जल्द ही ये हक़ाइक़ समझ आएंगे
और वो ऐसा फ़ैसला करेंगे कि जिससे उस बहरान का ख़ात्मा होगा। और मेरी नज़र में फिर मैं दोहरा देता हूँ, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप डायरेक्ट इलेक्शन में जाएं, उसमें पीटीआई को फ़ायदा चाहे हो सियासी, लेकिन आपकी साख भी कुछ बच जाएगी और आप एक कॉमन सिटीज़न के तौर पर अदालत के सामने पेश। सुहेल वड़ाई साहब बात कर रहे हैं ना, बहुत लॉजिकल है, और सुहेल वड़ाई साहब की एज अ पोलिटिकल कॉरस्पॉन्डेंट अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है और ये कवर भी अरसे से करते आ रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें सुहेल वड़ाई साहब का वज़ीर आज़म मशवरा मांग लेते हैं, तो जो प्रेयर्स हैं उन पिटीशंस में डिसक्वालिफिकेशन की शायद उससे बचत हो जाए। बाकी मुकदमात हैं वो चलते रहते हैं। वो पिटीशन इंफ्रक्चर्स हो, इनका वकील जाके कहे कि जी ये डिमांड थी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो शायद उस पर कुछ आर्गूमेंट होके कुछ आपके लिए बचत का रास्ता हो, जो सुहेल वड़ाई साहब का मशवरा। लेकिन जब एरोगेंस ऑफ पावर हो और ये समझा जाए हम हुक्मरान ख़ानदान, फिर ऐसे मशवरे अगर कोर्ट अच्छा ऑर्डर कर देती है आप ट्रायल की तरफ चले जाएं, तो लीगली तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों? फिर एक प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा होगा यार। मैं लीगली की बात कर रहा हूं। जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है पाकिस्तान में ख़त्म कर दें, मनी लॉन्ड्रिंग में जितने आपके मुल्जिमान पकड़े हुए हैं जेलों में, उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बैठे रहें और फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग की ये वाली इतनी मोटी मोटी जो जिसको देखिए नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इट्स अ क्रिमिनल सिंडिकेट देन रूलिंग पाकिस्तान। मोहम्मद मालिक साहब चेयरमैन SCCP FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पे होती है। FIA आपका कहता है कि इस शख्स ने रिकॉर्ड टेम्परिंग की है, वो बैठ के आज भी इजलास की सरबराही करे। सईद अहमद का बयान आपने पढ़ा है, इसमें वो कहते हैं हाँ जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मेरी चेकबुक इस्तेमाल हुई है। पहले डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, अब नेशनल बैंक। लेकिन वो इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैंने नहीं उसकी चेकबुक इस्तेमाल की। ये कैसे हो सकता है कि मैंने चेकबुक इस्तेमाल की? इसहाक डार साहब लेके कैसे? वो तो उन्होंने कहा कि मैं नर्सिंग होम चलाता था और सऊदी अरब में जेल में पकड़ा भी गया था। ब्रिटिश नेशनल है, आपने उसे लाके अब नेशनल। अच्छा लास्ट 2 मिनट, हम 1.5 मिनट रह गया। अगर आपने मशवरा देना हो प्राइम मिनिस्टर को, आपका नहीं सुनना वैसे उन्होंने, इसलिए सुहेल वड़ाई साहब का नहीं सुनना मशवरा, तो मेरा मशवरा तो दूर की बात है। अगर आप और मसला यही होता है कि बेवकूफ जो आपके दरबारी हैं, बेवकूफ आपके दोस्त हैं, उससे बेहतर होता है कि आप अक्लमंद दुश्मन जो है ना उसको अपने करीब रखें। सुहेल वड़ाई साहब तो फिर उनको मशवरे अच्छे दे रहे हैं। मेरी बात आप छोड़ें, सुहेल वड़ाई साहब के मशवरे में अभी भी लॉजिक है, लेकिन जितने दरबारी और मुशर्रफ के लोग उनके करीब बैठे हैं वो इस मशवरे पर उन्हें चलने नहीं देते। सुहेल लास्ट फ्यू सेकेंड्स क्लोजिंग 30 सेकेंड्स, क्या मशवरा दोगे आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ? मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ मॉरल हाई ग्राउंड पे चलती है। सब रियलिटीज़ उस मॉरल हाई ग्राउंड से जन्म लेती हैं। अगर आप मॉरल हाई ग्राउंड लूज़ करते हैं तो रियलिटीज़ भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें चाहिए कि अगर पॉलिटिक्स करनी है तो मॉरल हाई ग्राउंड गेन करने की कोशिश करें। बेच दें वो फ्लैट्स पे, सुप्रीम को रिज़ाइन कर दें और एक आम शहरी की तरह पॉलिटिक्स करें और बताएं लोगों को कि ये थे ये कंट्रोवर्शियल फ्लैट्स, ये मैं वापस ले, ये मैं पाकिस्तान को दे रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आप दोस्ती के, आप ब्लैकमेल में होके आ गए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात जो सुहेल बात कर रहे हैं और जैसे बात कर रहे हैं, बेसिकली पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल, और इसमें कोई ज़िद नहीं होती, इसमें कोई ईगोज़ नहीं होते, इसमें प्रैग्मेटिक अक्लमंद एक अप्रोच होती है। और इस वक्त उस अप्रोच की ज़रूरत है कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो। ये PMLN की से बड़ा इशू है, ये PTI से बड़ा है, ये इमरान खान की ज़ात से, प्राइम मिनिस्टर की ज़ात से बड़ा है। वो फैसला करना होगा जिसमें मुल्क की और ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त भी रहे, बका भी रहे और कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्रोसेस भी रहे। क्या फ़ैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।